तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमको बताया जाता है कि कुछ लोगों की आत्माएं उसी जगह पर रह जाती है जहाँ पर उस शख्स की मौत होती है और ऐसे में ये आत्माएं भटकती आत्मा बन जाती हैं। लेकिन इन रूहों को या फिर आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक एंशिएंट इंडियन डैगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल तिब्बतियन शेमन्स एग्जॉर्सिज्म के दौरान भी करते थे। जिसके बाद हमें एक पोर्टल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम गी मून पोर्टल है, जो कि मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया को जोड़ता है। जिसके बाद हम एक अबैंडन्ड कम्युनिटी सेंटर के अंदर कुछ वर्कर्स को काम करते देखते हैं। उनमें से एक वर्कर दीवारों को तोड़ रहा था कि इसी बीच उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर वो काम रोक देता है। उसका साथी उससे काम को जारी रखने के लिए कहता है, लेकिन दीवार के अंदर से उसे एक लड़की की चिनी हुई लाश मिलती है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। अब ये सब देखकर ये लोग डर जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है। उस बिल्डिंग के बारे में सभी को पता चल चुका था और इस पूरी घटना को खबर में बताया जा रहा था कि वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। खबर के जरिए हमको बताया जाता है कि जो बॉडी कम्युनिटी सेंटर से मिली है वो अभी भी वेल प्रिजर्व्ड है। साथ ही साथ ये बॉडी जो थी वो पास्ट में ही घटित कुछ ग्रूसम खूनों से रिलेटेड थी जो कि एक सीरियल किलर द्वारा किए गए। अब इस खबर को वो वर्कर भी देख रहा था जिसको उस लड़की की लाश मिली थी, लेकिन उस हादसे के बाद से ये व्यक्ति पागल सा हो चुका था। उसे कुछ न कुछ दिखाई दे रहा था और इसी वजह से वो खुद को खत्म कर लेता है। जिसके बाद सीन आता है साल 1998 में, यानी कि 1998 में, जहाँ पर उसी कम्युनिटी सेंटर के बाहर एक शेमन रिचुअल कर रही थी। उस शेमन के हाथों में एक एंशिएंट डैगर भी था और रिचुअल के दौरान वो अपनी कॉन्शियसनेस को कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग के अंदर भेज देती है। बिल्डिंग के अंदर उसको एक गेस्ट बुक मिलती है जो कि 1990 की थी, जिसके अंदर वहाँ पर आए हुए लोगों के नाम थे। अब वो उस गेस्ट बुक को चेक करने लगती है कि तभी कुछ आत्माएं उसको जकड़ लेती हैं और शेमन को जान से मारने लगती हैं। लेकिन खत्म होने से पहले वो शेमन उस नोटबुक का एक पन्ना फाड़ लेती है, जिसके बाद में वो जिंदा नहीं बचती। खैर, अब यहाँ से हम इतना समझ पाते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का साया था। शायद वहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा घटित हुआ था। एनीवेज, अब सीन 4 साल बाद आगे जाता है, यानी कि फरवरी 2002 में, जहाँ पर हम दोजिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दोजिन असल में उसी शेमन का बेटा है जो कि रिचुअल के दौरान खत्म हो गई थी। खत्म होने से पहले शेमन ने दोजिन से कहा भी था कि अगर वो अपने इस काम को करने में असफल होती है तो उसकी जगह ये काम उसे करना होगा। दरअसल दोजिन कभी भी शेमन नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो एक साइकिक था क्योंकि उसके पास उसकी माँ की दी हुई कुछ शक्तियां हैं। खैर, वो एक लड़के से उस बिल्डिंग में हुई घटनाओं की कुछ न्यूज़पेपर कटिंग और वहाँ की केस की फाइल मंगवाता है। जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और हमको पता चलता है कि कुछ साल पहले एक सीरियल किलर जिसका नाम किम था, उसने कई लोगों को उस बिल्डिंग में मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद से उन सभी लोगों की आत्माएं भी उसी बिल्डिंग के अंदर फंसकर रह गई और उन्हीं आत्माओं को शेमन मुक्त करना चाहती थी, जिसके अंदर वो असफल रही। अब ये काम दोजिन खुद करेगा। जिसके बाद में सीन 11 फरवरी 2002 पर आता है। दरअसल 12 फरवरी को लूनर न्यू ईयर होता है और लूनर न्यू ईयर के दिन ही गी मून पोर्टल खुलता था जो कि आत्माओं और इंसानों को एक साथ जोड़ सकता, और उसी दौरान दोजिन को ये काम करना होगा। और दोजिन ऑलरेडी इस बारे में जानता था। उसकी माँ ने उसको सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन दोजिन को उसकी बहन कॉल करके रोकती है क्योंकि वो अपने भाई को अपनी माँ की तरह ही खोना नहीं चाहती थी। लेकिन दोजिन ने मन बना लिया था कि वो अपनी माँ के अधूरे काम को पूरा कर रहेगा, क्योंकि इसके बाद ही उसकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। खैर, थोड़ी देर में दोजिन उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वो अपने साथ एक मैप भी लेकर आया था जो कि कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग का ही था। जिसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर उसको एक दरवाजा मिलता है और इस दरवाजे को देखकर दोजिन समझ गया था कि ये वही गी मून पोर्टल है। अब तभी दोजिन कुछ मंत्र चैंट करता है जिसका मतलब उसने अपने आप को आत्माओं की दुनिया से जोड़ लिया था। खैर, इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और आगे जाने पर उसको एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो यहाँ है, यानी कि MPD गोस्ट यही है। और आपको ये MPD गोस्ट वर्ड याद रखना होगा, जिसका मतलब हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद वो ऊपर जाने लगता है और जाते वक्त उसे दीवार पर एक हाथ का निशान भी मिलता है जो कि बिल्कुल उसी के हाथ के साइज का था। जिसके बाद वो मैप देखते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर वो मेंटेनेंस ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ से उसे वही 1990 की गेस्ट बुक मिलती है जिसका एक पन्ना गायब था। और वो पन्ना दोजिन के पास था जो कि उसकी माँ के द्वारा उसको मिला होगा या फिर उसकी आत्मा ने दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। खैर, इसी बीच कोई आत्मा वहाँ पर आने लगती है जिसको देखकर दोजिन छिप गया था। खैर, अब यहीं से सीन 1996 पर आता है, जहाँ पर हम 3 कॉलेज स्टूडेंट्स हायंग, तेहून और वॉन्जे को देखते हैं। वो लोग कम्युनिटी सेंटर वाली बिल्डिंग में वीडियो शूट करने आए थे क्योंकि उस समय इस बिल्डिंग के हॉन्टेड होने के काफी किस्से शहर के अंदर फैले हुए थे। वो वीडियो असल में एक कॉन्टेस्ट के लिए बना रहे थे और अगर वो इस वीडियो के जरिए कॉन्टेस्ट में जीत गए तो उनको ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती करी है। खैर, अब यहाँ पर वॉन्जे कैमरा हायंग की तरफ करता है कि तभी वो कैमरा ग्लिच होने लगता है, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं देते। इसी बीच ये तीनों हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन
तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सी थर्ड साउंड सुनाई देती है और इसी चीज को वो मजाक में भी लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों ऊपर छत पर जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग हायंग को शूट करने लग गए थे और उनके पास सिर्फ 4 ही मिनट थे शूट करने के लिए, क्योंकि 4 मिनट के बाद 12 बजने वाले थे और अगला दिन मतलब कि 19 फरवरी आ जाता, जिस दिन लूनर न्यू ईयर 1996 में होने वाला था। खैर हायंग बताती है कि कई सालों पहले बिल्डिंग के कस्टोडियन ने कुछ गेस्ट और ओनर को एक शवल की मदद से खत्म कर दिया था और ये सभी चीज उसने तीसरे फ्लोर पर की थी। उसने ऐसा क्यों किया इसका रीजन अभी भी अननोन है, क्योंकि लोगों को खत्म होने के बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया था, यानी कि इस राज पर से पर्दा कभी उठ नहीं पाया। लेकिन हुआ ये कि उसके बावजूद भी यहाँ पर मौतें कभी रुकी नहीं, लोग फिर भी मरते रहे। यहाँ पर जो कोई भी आया करता वो खत्म हो जाया करता और उसके बाद एक रूमर फैला कि हर लूनर न्यू ईयर में वो दरवाजा खुलता है, यानी कि गी मून डोर, और बिल्डिंग की छत से एक पूरा चांद दिखाई देता है और वो सिर्फ यहीं से विजिबल हुआ करता। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से वहाँ पर फुल मून का कोई सेंस नहीं बनाता था। खैर अब उनकी बातों के ही बीच में होता यह है कि 12 बज जाते हैं और आज 19 फरवरी थी, मतलब कि उन्हें वो मून दिख जाना चाहिए था, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो लोग इन बातों को बकवास समझते हैं। लेकिन वॉन जे को वो मून अपने वीडियो कैमरा के जरिए दिख रहा था, यानी कि ये काफी ज्यादा वियर्ड चीज थी और ये बात वो उन दोनों को भी बताता है। खैर अब ये तीनों ही ये देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ के बारे में जो रूमर्स फैले हुए थे वो असल में रूमर्स नहीं है बल्कि सच्चाई है। खैर अब ये तीनों ही फुल मून देखने में व्यस्त हो गए थे कि इसी बीच छत का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलता। खैर इसके बाद में सीन वापस से 2002 में आता है, जहाँ पर हम दोजिन को देखते हैं। दोजिन को सारी सोल्स का एग्जॉर्सिज्म करना था और उनको मुक्त करना था, लेकिन उसके लिए उसे उन आत्माओं के नाम की जरूरत पड़ेगी जो कि गेस्ट बुक के अंदर मौजूद थे, लेकिन उन नामों में से कुछ नाम मिसिंग हो रखे थे। इसलिए दोजिन अपनी कॉन्शियसनेस को सितंबर 1990 में भेजता है, जहाँ पर इसी दिन किम ने वहाँ के सारे लोगों को खत्म कर दिया था। 1990 में आकर वो सोल्स को ढूंढता है ताकि वो उनको मुक्त कर सके। अब वहीं एक कमरे के अंदर उसको एक आत्मा मिलती है जिसका नाम उस गेस्ट बुक में लिखा हुआ था। वो उसे मुक्त करने लगता है और उसे मुक्त करने के लिए उसके पास वही इंडियन डैगर था जिसके बारे में मैंने मूवी की शुरुआत में आपको बताया, और ये डैगर उसे उसकी माँ से मिला था। खैर वो उसे मुक्त करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और एक आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से वो आत्मा से लड़कर उसको स्टैब कर देता है, जिसके बाद वो उसका नाम लेता है और उस डैगर की मदद से उसको मुक्ति दिला देता है। और ये जो डैगर था वो स्पेशल डैगर था जिसकी मदद से वो आत्माओं को भी पेनिट्रेट कर सकता है। खैर अब सीन 1996 में आता है, जहाँ पर ये तीनों गोस्ट को कैप्चर करने के लिए क्यूरियस हो रहे थे। वो 3rd फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर किम ने अपने काम को अंजाम दिया था। अब ये लोग वहीं पर शूट कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है कि इसी बीच हायंग वो कैमरा लेकर भाग जाती है। वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर वो हायंग को जमीन पर बैठा देखते हैं। हायंग कैमरा लेकर इसलिए भागी थी ताकि वो साबित कर सके कि वो स्ट्रॉन्ग है और डरती नहीं है। साथ ही साथ उसने उस अजीब सी आवाज के बारे में भी पता लगा लिया था। दरअसल जमीन पर पड़ा हुआ कारपेट फट चुका था और हवा की वजह से वो हिल रहा था और ये आवाज उसी कारपेट की थी। ये सुनकर वो लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उनको एहसास होता है कि वहाँ तो कोई हवा चली नहीं रही है, वो जगह तो बिल्कुल पैक्ड हो रखी थी। और अब वो तीनों ही डरने लगते हैं। उनका सारा हंसी मजाक 1 सेकंड में निकल जाता है। अब तेहुन और वॉन जे कैमरा के अंदर देखते हैं जहाँ पर उनको हायंग डरावनी दिखाई देती है और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। इसके बाद हायंग खुद को कैमरा में देखती है और उसे उसका चेहरा खून से लथपथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा गई थी। अब उन लोगों को एहसास हो चुका था कि यहाँ पर आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ पर हायंग पीछे रह जाती है, लेकिन उसके बाद हायंग उनके पास आती है और उनको लग रहा था कि वो पजेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वॉन जे वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसे अपना कैमरा वापस चाहिए था। वो कैमरा लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जिससे कि वो काफी डर गया था। तभी वहाँ पर हायंग और तेहुन मिलते हैं, लेकिन वो तो नीचे गए थे, तो फिर वो दोबारा से 3रे फ्लोर पर कैसे आ गए। तभी उनको एहसास हो जाता है कि वो लोग असल में 3रे फ्लोर से नीचे जा ही नहीं पा रहे थे। वो लोग असल में एक लूप में फंस चुके थे क्योंकि सारा का सारा कांड 3रे फ्लोर पर ही हुआ था। दूसरी ओर हम 1990 के अंदर दोजिन की कॉन्शियसनेस को देखते हैं कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो वॉन्जे की आवाज थी। वॉन्जे की आवाज सुनकर वो उसे उसके बारे में पूछता है। तब वॉन्जे बताता है कि वो लोग खतरे में हैं और तब दोजिन उसे कहीं पर छुपने के लिए कहता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर ये चल क्या रहा था। वॉन्जे तो यहाँ पर 1996 में गया था, जिसके बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस को 1990 में भेजा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सारा का सारा वक्त एक हो चुका था। यहाँ पर 1996, 1990 या फिर कुछ और मैटर नहीं करता। यहाँ पर सब कुछ मर्ज हो चुका था और असल में ये सब उसी गी मून डोर की वजह से हुआ था। यानी कि गी मून डोर जो है वो खाली आत्माओं को और इंसानों को जोड़ता नहीं है, बल्कि वो वक्त को भी एक कर देता है। खैर दोजिन 304 रूम नंबर में जाता है जहाँ पर वो 2 आत्माओं को ढूंढने लगता है उनको मुक्त करने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तब उसे क्लोजेट के अंदर एक लड़की मिलती है। वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती। तब दोजिन उसको एक कैंडी देता है जिस पर वो अपना नाम युन मी रिन बताती है, लेकिन ऐसी कोई लड़की उस बिल्डिंग में होनी ही नहीं चाहिए थी। और तो और मी रिन
मीरिन नाम की कोई भी एंट्री उस गेस्ट बुक में कभी भी नहीं थी। खैर ये जो कुछ भी हो, दोजिन उसे मुक्त करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और मीरिन उसके सामने अपना डरावना रूप लेकर आती है, जिसके बाद ढेर सारी आत्माएं दोजिन को पकड़कर उसी तरह से खत्म करने लगती हैं जिस तरह से दोजिन की माँ को खत्म करा गया था। लेकिन दोजिन जो होता है वो किसी तरह से खुद को आजाद करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे जमीन में से एक मिसिंग पोस्टर मिलता है जो कि मीरिन का ही था। दूसरी ओर ये तीनों स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार एक ही फ्लोर यानी कि 3rd फ्लोर पर आ जाया करते। जिसके बाद वो लोग 1st फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ पर गीमुन डोर था, लेकिन वो दरवाजा वहाँ से गायब हो गया था और अब उनको समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे जाएंगे। तब तेहुन कहता है कि उन्हें छत से किसी तरह से नीचे जाना होगा और उनके पास यही एक रास्ता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है जैसे कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। वो देखते हैं कि वो किम की आत्मा थी जिसके हाथों में वो शवल था। खैर अब इस खौफनाक मंजर को देखकर ये तीनों चिल्लाते हैं और मीनवाइल दोजिन 304 रूम नंबर से बाहर निकलता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन घूम फिर कर दोजिन भी वहीं पर आ रहा था, मतलब कि अब वो भी लूप में फंस गया था। इसी बीच किम की आत्मा उसके पास आने लगती है जिससे दोजिन लड़ने लगता है। तभी किम की आत्मा दोजिन को जोर से उसी शवल से मारती है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है कि तभी उसे उसकी माँ का सपना आता है जब उनकी मौत हुई थी और तभी किम वहाँ से गायब हो जाता है। दोजिन अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, लेकिन इसी बीच दोजिन को किम की आवाज आती है। दोजिन अपना डैगर उठाकर तैयार था, लेकिन इसी बीच मीरिन आकर उसको रोक देती है। वो कहती है कि अगर वो वहाँ पर गया तो खत्म हो जाएगा। दोजिन उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था और उसके सर से खून आ रहा था। खैर मीरिन उसे अपने साथ ले जाती है और जाते हुए दोजिन अपने हाथ दीवार पर रखता है जिससे कि उसके हाथ का निशान उस दीवार पर लग गया था। और जब दोजिन बिल्डिंग में आया था तब आपको याद होगा कि उसे भी एक हाथों का निशान दीवार पर मिला था जो कि असल में किसी और का नहीं बल्कि खुद दोजिन का ही था। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर टाइम बिल्कुल अलग तरह से चल रहा था। दूसरी ओर हम उन तीनों को डर कर भागते हुए देखते हैं और तब हायंग कहती है कि उन्हें सुबह होने तक कहीं पर छुप जाना चाहिए और इसी बीच उनको कुछ और आवाजें आती हैं जिसको सुनकर वो वहां से भागते हैं, लेकिन हायंग वहीं पर रह गई थी। दूसरी ओर मीरिन दोजिन को रूम नंबर 204 में लेकर आती है और 204 के बाहर तेहुन और वॉन्जे भी था। अब यहाँ वॉन्जे के ऊपर एक काला लिक्विड गिरने लगता है जिसके बाद एक साथ उसके ऊपर ढेर सारा यही काला लिक्विड गिरता है जिसके नीचे आकर वो खत्म हो जाती है। ये देखकर तेहुन काफी डर गया था। मीनवाइल दोजिन मीरिन से उसके बारे में पूछता है कि वो कैसे मिसिंग हो गई थी। तब वो बताती है कि वो कभी मिसिंग नहीं हुई थी, वो हमेशा से इसी बिल्डिंग में थी। जिसके बाद हम मीरिन की बैक स्टोरी देखते हैं। असल में जब मीरिन जिंदा थी तब उसके पिता किम उसको रोज फिजिकली अब्यूज करते थे और वो उससे रहम की भीख मांगती, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। वो जल्लाद था जिससे कि मीरिन जो थी वो मेंटली इल होने लगी थी, बीमार होने लगी थी और उसके ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था। और आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि हर इंसान की 2 साइड्स होती हैं। वैसे ही मीरिन की एक अच्छी इनोसेंट साइड थी और एक थी इविल साइड। उसकी इविल साइड ने ही किम को धमकी दी थी कि अगर वो उसको दोबारा मारेगा तो वो उसको खत्म कर देगी और इस चीज से दहशत में आकर किम ने अपनी ही बेटी को जिंदा दीवार में चिन दिया था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी खतरनाक था। जिस तरह से मीरिन की स्प्लिट पर्सनैलिटी थी उसी तरह से उसकी 2 आत्माएं हैं जिसमें एक है मीरिन और एक है उसकी इविल साइड। और मरने के बाद मीरिन की इविल साइड ने उसके पिता किम को पजेस कर लिया था और पजेस करने के बाद उसने वहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट को खत्म कर दिया। मतलब कि किम ने जो कुछ किया था वो उसकी खुद की मर्जी से नहीं था। खैर ये सब करने के बाद उसने किम को उसी के हाथों खत्म करवा दिया। आपको याद होगा कि शुरुआत वाले सीन में जब दोजिन यहाँ पर आया था तब दीवार पर MPD गोस्ट लिखा हुआ था। तो यहाँ पर MPD का मतलब था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और दोजिन को अब जाकर सारी बात समझ में आ गई थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो कोई खत्म होता उसकी आत्मा यहीं पर ट्रैप होकर रह जाती थी, यानी कि उनको समझ में नहीं आता था कि वो जिंदा हैं या फिर खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते ही यहाँ पर जो कोई आया करता उसको लगता कि ये जगह हॉन्टेड है, जबकि जो आत्माएं थी वो खुद यहाँ पर फंसी रहती थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इविल मीरिन है ना वो यहाँ पर सारी आत्माओं को पजेस करके या फिर उनको कमांड देती होगी कि वो जाकर इंसानों को खत्म कर दे। दूसरी ओर हायंग उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मीरिन को दीवार के अंदर चुनकर ही मार दिया गया था और तभी उस दीवार के अंदर से मीरिन की इविल आत्मा आती है जो कि हायंग पर हमला कर देती है। और दूसरी ओर दोजिन मीरिन से उसकी इविल साइड वाली आत्मा का नाम पूछने लगता है, लेकिन मीरिन उसका नाम नहीं ले पाती। तब दोजिन उससे सख्ती से पूछता है, लेकिन तभी मीरिन की इविल आत्मा मीरिन की आत्मा पर हावी हो जाती है और वो दोजिन को दूर फेंक देती है, यानी कि उसकी इविल पर्सनैलिटी इनोसेंस के ऊपर भारी पड़ गई थी। इसके बाद दोजिन बेहोश हो जाता है। खैर तभी हम मीरिन की इविल आत्मा को हायंग के पास देखते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और तब दोजिन वहाँ पर आता है। अब वो हायंग को आत्मा समझता है और वो उससे उसका नाम और बर्थ डेट पूछता है, जिस पर वो उसको सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वो उसे डैगर से मुक्त करने लगता है, लेकिन तेहुन आकर उसको बचा लेता है। तब उसे एहसास होता है कि वो दोनों भी इंसान हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग अपने दोस्त वॉन्जे को ढूंढना चालू करते हैं कि तभी दोजिन उनको कहता है कि दोस्त को ढूंढने से पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। खैर अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर उनको शॉकिंगली वॉन्जे की लाश मिलती है, जिसको देखकर
देखकर वो समझ जाते हैं कि वॉन जे अब जिंदा नहीं है। लेकिन तभी वॉन जे पजेस होने लगता है और एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन उस लिक्विड की वजह से वॉन जे अंधा हो चुका था, तो लकीली वो उनको देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि असल में आगे के दरवाजे की चाबी वॉन जे के पास थी। तब दोजिन एक चीज उसके पास फेंकता है उसका ध्यान भटकाने के लिए और चाबी लेने जाता है। तब तेहुन वॉन जे के पास दूसरी चीज फेंकता है जिससे कि वॉन जे को पता चल जाता है कि दोजिन उसके पास है। अब तभी तेहुन के मन में कपट आ चुका था। वो चाबी लेकर अकेला ही वहाँ से निकलने लगता है। तब दोजिन जो होता है वो किसी तरह से वॉन जे से पीछा छुड़वाकर वहाँ से बचकर तेहुन के पास आता है। अब वो तेहुन की इस हरकत से काफी नाराज था, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अचानक से तेहुन को कुछ हो जाता है और वो दीवार पर लिखने लगता है कि MPD गोस्ट यहाँ पर है, मतलब कि ये सब तेहुन ने ही लिखा था। और ये देखकर दोजिन हायंग से आज की डेट पूछता है। तब वो बताती है कि आज है 19 फरवरी 1996। ये सुनकर दोजिन समझ जाता है कि हायंग और तेहुन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और उन्हें तो उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था। मतलब कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 1996 में जब ये तीनों लोग यहाँ पर आए थे तो इनकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी। और जो प्रेजेंट टाइम है वो किसी और का नहीं बल्कि वो दोजिन का ही है, क्योंकि वो 2002 में इस बिल्डिंग के अंदर आया था। लेकिन दरवाजा यानी कि गीमून डोर की वजह से वक्त एक हो चुका था, तो बेसिकली वो यहाँ पर इनकी स्पिरिट्स को देख पा रहा है। और हमको साथ ही साथ 1996 में क्या हुआ था वो भी दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर चीजें काम कैसे करती हैं। खैर, अब ये जानने के बाद कि ये सभी खत्म हो चुके हैं, दोजिन डैगर से हायोंग को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हायोंग उसे दूर रहने के लिए कहती है और तब जाकर वो उसको रियलिटी चेक देते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर हायोंग को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसे कहती है कि वो जिंदा है। लेकिन तभी हायोंग की आंखों से वो काला लिक्विड निकलने लगता है और यहाँ पर हायोंग दोजिन पर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि वो जिंदा है और वो झूठ बोल रहा है। दोजिन उसको समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इसी बिल्डिंग के अंदर फंस कर रह जाएगी, जो कि वो फंस कर रह भी चुकी है। लेकिन तभी पीछे से आकर तेहुन दोजिन को स्टैब करता है क्योंकि अब वो पागल सा होता जा रहा था। दरअसल मीरिन की इविल साइड ने उससे ये सब करने के लिए कहा था और उसने उससे वादा किया है कि अगर वो दोजिन को खत्म कर देगा तो वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी। बेसिकली यहाँ पर मीरिन की इविल साइड को डर था कि दोजिन उसको खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, लोगों को लालच दे रही है। लेकिन दोजिन जो होता है वो किसी तरह से उस डैगर को उसके पैरों में घुसा देता है, जिससे कि वो पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन मीरिन की इविल आत्मा हायोंग पर हावी होने लगती है। लेकिन जब जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए दोजिन नीचे जाकर गिरकर बेहोश हो जाता है, तब उसकी माँ की प्रेजेंस आकर उसे उठाती है और जैसे ही वो उठता है तेहुन उस पर हमला कर देता है। अब तेहुन उसका गला दबाकर उसे खत्म करने लगता है, लेकिन तभी हायोंग आकर उसे उसी इंडियन डैगर से स्टैब कर देती है, जिसके बाद वहाँ से हमेशा के लिए वो चला जाता है। जिसके बाद में हायोंग जो होती है उसको समझ में आता है सब कुछ और वो दोजिन को उसे मुक्त करने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही मीरिन की इविल स्पिरिट उसे वहाँ से ले जाती है। अब दोजिन उस गीमून डोर के पास आता है और उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस दरवाजे के अंदर ही फंस गया था और तब जाकर उसको एहसास होता है कि वो भी खत्म हो चुका है। जी हाँ, दरअसल जिस वक्त किम की स्पिरिट ने उसे शवल से मारा था उसकी मौत तभी हो गई थी और ये जानकर वो अब खुद को ही उस डैगर से स्टैब कर लेता है और वहीं पर मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर फंस कर रहना नहीं चाहता था। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अपने काम में नाकामयाब रहा। यानी कि मीरिन की इविल स्पिरिट काफी शक्तिशाली है, वो सारी की सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ उन स्पिरिट्स को याद भी नहीं रहता कि वो जिंदा है या फिर नहीं है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, या फिर ये कहें कि उनको एहसास तब होता है जब उनके अंदर से वो काला लिक्विड निकलने लगता है, तब उनको एहसास हो जाता है कि हाँ वो जिंदा नहीं है। यानी कि जब दोजिन 2002 से 1996 और 1990 में गया था तो बेसिकली वो एक तरह से पास्ट को देख रहा था और वहाँ पर जो हमको 3 लोग दिखाए गए थे वो ऑलरेडी 1996 में खत्म हो चुके थे। यानी कि ये 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी 1996 में खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर खाली हमको ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि यहाँ टाइमलाइन कैसे चलती है और आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है, क्योंकि हमको अभी तक ये पता नहीं चला था कि बिल्डिंग के अंदर किस तरह से लोग मारे जाते थे, तो यहाँ पर लोग इस तरह से खत्म हुआ करते। खैर, अब इसके बाद सीन दोबारा स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि 2002 में ही, और जब दोजिन उस बिल्डिंग में गया था। इसके बाद हमें वो गीमून डोर दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन थोड़े दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां पर दोजिन की बहन जो होती है अब उसको ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग के पास आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनकी ही बेटी है, यानी कि उसी शेमन की, जिसके चलते उसके पास भी शक्ति होगी और शायद से अब उसको वो डैगर और सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी, जिसके चलते वही कुछ कर सकती है। और बूम, इसी के साथ में गीमून द लाइटलेस डोर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।